नमस्कार, जीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ और वक्त हो चला है प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाने का। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आज की 10 बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। नीट अभ्यर्थियों का हरियाणा रोडवेज में फ्री सफर, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बड़ा फैसला। 21 जून की नीट परीक्षा के लिए विशेष सुविधा, परीक्षार्थियों को निःशुल्क यात्रा का लाभ मिलेगा। रोडवेज बसों में मुफ्त सफर करेंगे अभ्यर्थी। सिरसा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की कर्ज निवारण समिति की बैठक हुई। 22 शिकायतों पर हुई सुनवाई। मुख्यमंत्री ने सुनी लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को दिए त्वरित समाधान के निर्देश। शिकायतों के निपटारे पर सीएम का फोकस, जन समस्याओं के समाधान को लेकर सख्त निर्देश जारी किए। सिरसा में घग्गर का जलस्तर कम, तटबंध टूटने की आशंका। किसान बोले फसल नुकसान का नहीं मिला मुआवजा, पिछले साल भी हुई थी काफी तबाही। भिवानी में कैबिनेट मंत्री ने विपक्ष को जमकर घेरा। कृष्ण बेदी बोले एसआईआर के मुद्दे पर जनता को भ्रमित कर रही कांग्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को देखकर विपक्षी दलों के नेता भाजपा की तरफ तेजी से आकर्षित हो रहे, ये कहा कैबिनेट मंत्री ने। तो पाकिस्तान रवाना हुआ 68 सिख श्रद्धालुओं का जत्था। महाराजा रणजीत सिंह की बरसी पर धार्मिक यात्रा के लिए जत्था रवाना हुआ। गुरुधामों के दर्शन के लिए निकले श्रद्धालु वाघा बॉर्डर से कल करेंगे पाकिस्तान में प्रवेश। 30 जून को लौटेगा श्रद्धालुओं का जत्था। गुरुधामों के दर्शन को निकले तीर्थयात्री। पलवल में कृष्णपाल गुर्जर ने शुरू किया सफाई अभियान। झाड़ू लगाकर केंद्रीय मंत्री ने किया श्रमदान। लोगों से स्वच्छता अभियान से जुड़ने की अपील भी की। मोदी सरकार के 12 साल की उपलब्धियां गिनवाई। विकास और विश्वास, जन कल्याण के 12 वर्ष, ये कहा कृष्णपाल गुर्जर ने। हरियाणा में बिजली पानी को लेकर भाजपा पर बरसे सुशील गुप्ता। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पंजाब में 24 घंटे बिजली पानी दिया, ये कहा। हरियाणा के गांव में लंबे बिजली कट लग रहे हैं। 80% गांव में टंकी का पानी पीने लायक नहीं, ये कहा सुशील गुप्ता ने। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर चढ़ूनी की बड़ी चेतावनी। किसानों के लिए डेथ वारंट साबित हो सकती है डील, ये कहा। एमएसपी खत्म करने का दबाव बना रहा अमेरिका, ये दावा किया। और 23 जून को देशव्यापी विरोध की अपील भी की। किसान संगठनों से सड़कों पर उतरने का आह्वान किया। कांग्रेस विधायक के ऑफिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। महम में गोलियों की गूंज से मचा हड़कंप। हमलावर वारदात के बाद मौके से फरार हो गए। थाने के सामने विधायक कार्यालय पर हमला हुआ। ऑफिस के शीशों और दरवाजों में धंसी मिली गोलियां। मौके से 4 खोखे बरामद हुए। सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। पानीपत में नीट यूजी परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। 21 जून को होगी नीट यूजी परीक्षा। 2686 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। जिले में बनाए गए 7 परीक्षा केंद्र शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, ये कहा डीसी ने। अब खबरें विस्तार से आपको बताएंगे। बुलेटिन की शुरुआत एक खास खबर के साथ करेंगे। रोहतक जिले में उस समय सनसनी मच गई जब एक कांग्रेस विधायक के ऑफिस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। आरोपी वारदात को अंजाम देकर वहां से फरार हो गए। अब पुलिस जांच में जुटी हुई है। मामला रोहतक जिले के महम का है। यहां कांग्रेस विधायक बलराम डांगी के कार्यालय पर फायरिंग की गई। हमलावर ताबड़तोड़ फायरिंग करने के बाद मौके से रफू चक्कर हो गए। तो गोलियां चलने की आवाज सुनकर आसपास के इलाके में दहशत का माहौल पैदा हो गया। और हैरानी की बात तो ये रही कि महम थाने के ठीक सामने ही विधायक का कार्यालय है, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लगी। घटना की सूचना मिलते ही विधायक तुरंत मौके पर पहुंचे, स्थिति का जायजा लिया। पुलिस को सूचना भी दी गई और उसके बाद ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू कर दी। पुलिस को कार्यालय के दरवाजों और शीशों में गोलियां फंसी हुई मिली है। 4 गोलियों के खोल भी पुलिस को वहां पर मिले हैं। पुलिस घटनास्थल पर सीसीटीवी कैमरे भी लगातार खंगाल रही है ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके। उधर इस घटना पर विधायक बलराम डांगी के पिता और पूर्व मंत्री आनंद सिंह डांगी ने यह कहा कि कार्यालय पर फायरिंग होना समझ से बिल्कुल परे है।
हमारा कोई दुश्मन नहीं है। प्रदेश में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है और हैरानी की बात तो ये रही कि महम थाने के ठीक सामने ही विधायक का कार्यालय है, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लगी। घटना की सूचना मिलते ही विधायक तुरंत मौके पर पहुंचे, स्थिति का जायजा लिया, पुलिस को सूचना दी। पुलिस लगातार मामले की जांच में जुटी हुई और विधायक जो कांग्रेस विधायक है उनका क्या कुछ कहना है, चलिए आपको ये भी सुनाते हैं। सुबह मेरे पास फोन आया, जो यहाँ पे केयर टेकर है ऑफिस पे, उसका फोन आया कि ऐसे ऐसे शीशा टूट रहा है, कोई रात में तोड़ गया। फिर मैंने कहा फोटो भेजो। फोटो पे देखा श्रेयाम वो लग रहा है कि बुलेट्स के निशान हैं, उसके हिसाब से ये सारा टूट रहा है। तो फिर मैंने तभी एसपी साहब को भी बोला, सर बाकी हमारी किसी के साथ कोई रंजिश है ही नहीं, ना कभी रही। तो हाथ जोड़ के चलने आदमी है, पूरे हल्के में इस बात का बताया। रात को 1-1:15 बजे के करीब ये हरकत करके गए हैं। कौन है अभी पुलिस जांच में लगी हुई है। सारे एसपी साहब से भी मेरी बात होगी, डीएसपी साहब से भी बात होगी, वो करने लग रहे हैं अपनी तरफ से कार्रवाई, ठीक करने लग रहे हैं। पर लेकिन आज आप देखो बिल्कुल पुलिस स्टेशन के सामने ही ये हरकत होने लग रही है और पूरे हरियाणा में इसी प्रकार का है। एक जंगल राज हो रखा है, किसी को कभी भी धमकी दे के चले जाए हैं, कभी कोई और बात, कभी किसी को फायर, लूट पाट, डकैती, सारे बुरा हाल हो रखा है हरियाणा का। तो इसमें सरकार को पूरे तरीके से संज्ञान लेना चाहिए मजबूती से, और ऐसे ऐसे जो शरारती तत्व हैं उनका इलाज करना चाहिए। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पलवल में क्लॉक टावर के निकट सफाई अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने झाड़ू लगाकर खुद भी श्रमदान किया और लोगों से भी सफाई अभियान में सार्थक सहयोग करने की अपील की। तो केंद्रीय राज्य मंत्री ने मोदी सरकार की 12 वर्षों की उपलब्धियों की बुकलेट लोगों को वितरित की। इस मौके पर पूर्व विधायक दीपक मंगला, डीएमसी मनीषा शर्मा भी मौजूद थी। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने ये कहा कि मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास, विश्वास और जन कल्याण के कार्यों के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के निर्माण के लिए काम किया है। नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश आर्थिक तौर पर मजबूत हुआ है और देश की सांस्कृतिक विरासत भी मजबूत हुई है। आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश के लोगों का भरोसा जो है वो लगातार बढ़ रहा है। दुनिया के अन्य देशों के लोगों का भी भरोसा बढ़ा है। गुर्जर ने ये कहा कि अमेरिका का बाल्टिक कंसल्ट सर्वे कंपनी द्वारा कहा गया है कि नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे मजबूत और लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। आगे क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। 12 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर में भी, हेल्थ में भी, कृषि में भी और शिक्षा में भी अभूतपूर्व प्रगति हुई है। जहाँ हाईवे दुगने हुए हैं, एयरपोर्ट दुगने से ज़्यादा हुए हैं, मेडिकल कॉलेज दुगने से ज़्यादा हुए हैं, एमबीबीएस की सीट दुगने से ज़्यादा हुई हैं, एक्सपोर्ट जो रक्षा का उत्पादन है वो भी 35 गुना बढ़ा है, एक्सपोर्ट भी लगभग 57 गुना ज़्यादा हुआ है। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन 99% हुआ है, जिससे 64% डीजल की खपत कम हुई है। इसी तरह चाहे वो धारा 370 हो, राम मंदिर का निर्माण हो, महाकाल, केदारनाथ और बनारस, इन सब के मंदिरों का जीर्णोद्धार, हाईवे दोगुने से ज़्यादा बने हैं, ग्रामीण सड़कें दोगुने से ज़्यादा बनी हैं। तो और आप देखेंगे, इसलिए इनकम टैक्स की जो छूट 2 लाख रुपए होती थी वो बढ़कर 12,75,000 हुई है। यानी कि आज दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत है। तो मोदी जी के हाथों में देश का खजाना भी सुरक्षित है, देश की सीमाएं भी सुरक्षित हैं, इसलिए लगातार देश आगे बढ़ रहा है। एचएसडीएमसी प्रधान जगदीश सिंह झिंडा ने जानकारी दी है कि पाकिस्तान में महाराजा रणजीत सिंह की बरसी को मनाने और गुरुधाम के दर्शन करने के लिए 68 सिख यात्रियों का जत्था जो है वो रवाना किया गया है। कल वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान के अंदर प्रवेश करेंगे और 30 जून को वापसी की जाएगी।
गुरुधाम दर्शन के लिए हरियाणा प्रदेश से 68 सिख तीर्थयात्री का जत्था रवाना हुआ। पाकिस्तान गुरुधाम के अंदर सेवादारों की हत्या के मामले पर जगदीश सिंह झींगा ने ये कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस मामले की जांच करें और गुरुधाम के सेवादारों की हत्या करने वालों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। आगे कहा कि हिमाचल में जाने वाले यात्रियों पर कुछ सिख तीर्थ पर टैक्स लगा रहे हैं और उनका रास्ता रोका जा रहा है। ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी का मान सम्मान होना चाहिए। इसे लेकर हिमाचल की सरकार को पत्र भी लिखा जाएगा। क्या कुछ कहा आगे, आइए सुनते हैं। देखो, ये तो हिंदुस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਆਵਾਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਾਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੇ। ਜਾਂ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸਨ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ 2 ਲੋਕ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਝੁੰਡ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੁਗਲ ਸਰਕਾਰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਤੇ DGP ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ताकि आउंदा इहो जी हरकत ना हो सके। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने पलवल में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा प्रदेश में एक भी पार्टी की सरकार ऐसी नहीं है जिन्होंने प्रदेश की जनता को 24 घंटे बिजली पानी दिया हो, जबकि दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने लोगों को 24 घंटे बिजली और पानी दिया। इसके अलावा लोगों को बिजली फ्री देने का कार्य भी किया गया। आगे भाजपा पर कटाक्ष किया और ये कहा कि आज हरियाणा प्रदेश के गांव में बिजली के लंबे लंबे कट लग रहे हैं, तो वहीं 80% गांव में टंकी का पानी पीने लायक नहीं। भाजपा सरकार झूठ और भ्रम की राजनीति कर रही है, यह आरोप लगाया सुशील गुप्ता ने। तो सुशील गुप्ता का कार्यकर्ताओं के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम के संयोजक जिला अध्यक्ष महावीर चौधरी भी मौजूद रहे। सुशील गुप्ता ने ये कहा कि भाजपा सरकार में हर वर्ग दुखी है। भाजपा केवल जाति और धर्म की राजनीति के आधार पर राजनीति करती आ रही है, जबकि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ही बेहतर काम किए। प्रदेश के साथी यहाँ पर आए हैं। पूरे प्रदेश की जानकारी के अलावा जिले के लोगों ने कहा कि कई कई घंटे का बिजली का कट यहाँ पे रहता है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, स्कूल और हॉस्पिटलों के हालात बहुत खस्ताजनक हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी SIR प्रक्रिया के अंदर भाग लेने की पूरी तैयारी के अंदर है। BLA-1 हमने 90 के 90 विधानसभा में अपॉइंट किए, BLA-2 की अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया चल रही है, परंतु फिर भी चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। बाकी राज्यों से जो इसके रिजल्ट देखने को मिले, हरियाणा के अंदर भी लगभग ऐसे ही रिजल्ट, जानबूझ के विपक्षी दलों के वोट काटना और बीजेपी के कई कई प्रदेश के लोगों के यहाँ ला के चुनाव से पहले वोट बनाना, एक नई प्रक्रिया इस देश के अंदर चल पड़ी है। बिहार में चुनाव तो ट्रेन की ट्रेन भर के यहाँ से गई, बंगाल में चुनाव हुआ तो हरियाणा और दिल्ली से ट्रेन की ट्रेन भर के गई। तो ये जो स्थिति है देश को एक अच्छे माहौल नहीं दे रही।
हरियाणा के किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने केंद्र सरकार और अमेरिका के बीच प्रस्तावित ट्रेड डील को लेकर बड़ा दावा किया है। चढ़ूनी का ये कहना है कि समझौता किसानों के लिए डेथ वारंट साबित हो सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका भारत पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी व्यवस्था को खत्म करने का दबाव बना रहा है और इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने देश भर के किसान संगठनों और आम किसानों से 23 जून को बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करने की अपील भी की है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने एक वीडियो संदेश जारी किया और ये कहा कि उन्हें सूत्रों के माध्यम से जानकारी मिली है कि भारत अमेरिका ट्रेड डील को 23 जून को अंतिम रूप दिया जा सकता है। उन्होंने किसानों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इस समझौते में एमएसपी को लेकर कोई प्रतिकूल फैसला हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान हरियाणा और पंजाब के किसानों को होगा। जो WTO पे भारत सरकार ने दस्तखत किए थे और उसमें एक शर्त थी कि किसी देश की सरकार अपने देश के किसानों को वर्ल्ड मार्केट से ज्यादा भाव नहीं दे सकती। वर्ल्ड मार्केट से ज्यादा भाव देना आपत्तिजनक सब्सिडी समझा जाएगा। यानी अब अमेरिका ये दबाव दे रहा है कि भारत से एमएसपी नाम की चीज खत्म कर दीजिए। आप तो लड़ रहे हैं उसके लिए, आप तो C2 की बात करते हैं। अमेरिका ये दबाव डाल रहा है कि एमएसपी नाम की चीज खत्म कर दीजिए। अगर ये हुआ तो हरियाणा पंजाब का तो बेड़ा गर्क होना तय है ही, क्योंकि यहीं पे एमएसपी मिलता है, बाकी पे तो मिल ही नहीं रहा। साथियों, अब भी जागिए वरना मरना है तो फिर मरिए, फिर आपको बचा कौन सकता है। मेरा अनुरोध है, हमने 25 तारीख की मीटिंग बुलाई थी सारे देश के संगठनों की, तो उसमें तो जो संभावना होगी वो देखा जाएगा। लेकिन ये तो उसके पहले ही अब रात 10 बजे के करीब मेरे को मैसेज मिला है कि ये दस्तखत 23 तारीख को हो जाने हैं। साथियों, अब भी जागिए। 23 तारीख को गांव का बच्चा निकले। अरे मरने से तो अच्छा है यार, गांव का बच्चा निकले, हमारे सेंटर का बच्चा निकले। और मैं तो ये कहूंगा, जितने संगठनों को हमने प्रार्थना की है, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, बचा लीजिए इस देश को, इस किसान को, वरना आपकी डेथ आपके सामने है। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को आयोजित की जाएगी। परीक्षा के सफल, शांतिपूर्ण और पारदर्शी संचालन को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली है। उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने ये कहा कि परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा, यातायात, CCTV निगरानी और परीक्षार्थियों की सुविधाओं को लेकर खास प्रबंध किए गए हैं। उपायुक्त ने ये कहा कि परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं और संबंधित क्षेत्रों में धारा 163 भी लागू की गई है। हर परीक्षा केंद्र पर एक नोडल अधिकारी, एक HCS अधिकारी और एक DSP की तैनाती भी की गई है ताकि किसी प्रकार की व्यवस्था ना हो। प्रशासन ने परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से कम 2 घंटे पहले केंद्र पर पहुंचाने की सलाह जो है वो दी है। सभी परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। NTA की निर्धारित SOP का पूरी तरीके से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। उपायुक्त ने यह भी कहा कि परीक्षा के दिन विशेष ट्रैफिक एडवाइजरी जो है वो भी जारी रहेगी और पुलिस कर्मी जो है प्रमुख मार्गों पर तैनात रहेंगे। किसी कारणवश कोई परीक्षार्थी देर होने की स्थिति में फंसता है तो प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस और डायल 112 की सहायता से उसे समय पर परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। नीट का एग्जाम 21 जून को होगा और इसके लिए प्रशासन सजग है। हमने ऑफिसर्स की ड्यूटी लगा दी है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगा दी है, धारा 163 भी लगा दी है। इसके साथ साथ हर सेंटर के लिए एक नोडल ऑफिसर, HCS ऑफिसर और एक DSP की ड्यूटी लगाई गई है ताकि एग्जाम बिल्कुल सुचारू रूप से हो, किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था इसमें ना हो। इसके अलावा हमने जो ट्रैफिक के लिए भी एडवाइजरी जारी की है, वहाँ पर भी पूरी पुलिस मौजूद रहेगी ताकि किसी भी स्टूडेंट्स को सेंटर पे पहुँचने में कोई दिक्कत ना रहे। इसके अलावा सुबह मैंने मीटिंग ली थी और उसमें भी सभी ऑफिसर्स को निर्देश दिया है कि अगर कोई बच्चा कहीं किसी कारण से लेट हो जाता है एग्जाम में तो ऑफिसर्स अपने व्हीकल यूज़ करके या 112 की मदद लेकर के उन बच्चों को सेंटर तक पहुंचाएं
और मैं आम जनता से भी निवेदन करता हूं कि अगर आपके सामने भी कोई ऐसा बच्चा आता है जिसको सेंटर में पहुंचने में दिक्कत हो रही है, या तो हमें फ़ोन करें या आप अपने व्हीकल से भी उस बच्चे को एम्पैथेटिकली, सेंसिटिवली देखते हुए उस बच्चे को एग्जाम तक पहुंचाएं। बढ़ते अगली खबर की ओर। सिविल अस्पताल रेवाड़ी के निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय टीम को कई खामियां मिली है, जिस पर अधिकारियों से नाराजगी जताई गई। डीजी हेल्थ डॉक्टर मनीष बंसल और एनएचएम निदेशक डॉक्टर वीरेंद्र ने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। संबंधित अधिकारियों को फटकार भी लगाते हुए नजर आए। एनएचएम निदेशक डॉक्टर वीरेंद्र ने पीएमओ को 1 सप्ताह के भीतर व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश भी जारी किए। चेतावनी भी दी गई कि अगर सुधार नहीं हुआ तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान इंजेक्शन रूम, एनआईसीयू और अन्य विभागों में कमियां सामने आई। डीजी हेल्थ डॉक्टर मनीष बंसल ने ये कहा कि अस्पताल की नई बिल्डिंग का नक्शा जो है वो तैयार हो चुका है। भविष्य में सभी स्वास्थ्य सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी। मरीजों ने दवाइयों की उपलब्धता और अल्ट्रासाउंड जांच में देरी की शिकायत भी की और इस पर सुधार के निर्देश भी जारी किए गए। आज हमने यहाँ पे विजिट किया है, उससे पहले भी हमारी रेगुलर विजिट रेवाड़ी में होती रही है। और यहाँ पे जो हमारी नई बिल्डिंग जो बननी है उसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए। इसके लिए हमारा नक्शा भी तैयार हो गया और इसी साइड पे जो पीछे खाली एरिया और प्लस कुछ एरिया इसका लेके यहाँ पे वो बनेगी। और हम ये चाहेंगे कि यहाँ पे पूरा जो आपकी हेल्थ सर्विसेज एक ही छत के नीचे सारी यहाँ पे अवेलेबल हो जाए। जैसा कि विधायक जी ने कहा कि नशा मुक्ति केंद्र जो भी बाहर रेड क्रॉस के एक उसमें चल रहा है उसको भी अंदर शिफ्ट करें, तो वो भी हम उसका प्रयास करेंगे कि अगर इस बिल्डिंग में संभव नहीं हुआ तो नई बिल्डिंग में उसको हम ले आए। पानीपत के गढ़ सरनाई गांव में हुई मदन की हत्या की ब्लाइंड वारदात को थाना सेक्टर 13-17 पुलिस ने पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह आईपीएस के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक सुलझा लिया है। मृतक की पत्नी पिंकी ने प्रेम प्रसंग के चलते भतीजे विशाल के साथ मिलकर पति मदन की हत्या कर दी, उसको मौत के घाट उतार दिया। तो ये पूरा मामला जो है वो प्रेम प्रसंग का था। थाना सेक्टर 13-17 पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने मदन की हत्या को स्वीकार भी कर लिया। तो थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर दलबीर सिंह ने ये कहा कि गढ़ सरनाई गांव निवासी केला देवी पत्नी मनीराम ने पुलिस को शिकायत दी और उसमें ये कहा था कि उसके 3 बेटे हैं, तीनों शादीशुदा हैं। वो बड़े बेटे राजेंद्र के पास रहती है। छोटा बेटा मदन 7 जून की रात खाना खाकर घर पर सो गया था। देर रात करीब 2:30 बजे मदन के फोन से उनके पास एक फोन आया और कहा कि पता नहीं उनके पापा को क्या हो गया है, वो बोल नहीं रहे। तो सूचना मिलते ही वो बेटे राजेंद्र के साथ मदन के घर पर पहुंचे। बरामदे में चारपाई पर बेटे मदन का शव पड़ा हुआ था। शरीर और सिर पर चोट के काफी ज्यादा निशान भी थे, जिसे बड़ा बेटा राजेंद्र ने के साथ मिलकर मदन को सरकारी अस्पताल लेकर गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी और ये सामने आया कि पत्नी ने प्रेम प्रसंग के चलते उसकी हत्या कर दी, उसको मौत के घाट उतार दिया। ये 7 जून की ये घटना है और थाना 13-17 के इलाके में ये लगती है। गांव गढ़ सरनाई के अंदर हुई थी। घर के अंदर एक युवक का, जो करीब 40-42 वर्ष का युवक था, उसका शव मिला था, जिस पर चोटें भी थी। तो आरंभ में तो कुछ पता नहीं लगा और मृतक की माता की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी हत्या की। और बाद में इन्वेस्टिगेशन के दौरान पाया गया कि उसकी हत्या उसकी पत्नी और उसके भतीजे ने ही की। उसकी पत्नी की और उसके भतीजे की आपस में कोई बातचीत थी, तो फिर इन्होंने उसको बीच से हटाने का सोचा और फिर ये कीटनाशक और नशे की दवाइयाँ लेकर आए आपस में बातचीत करके। पहले उसको एक रात में नशे की दवाई दी और उसके बाद जब वो बेहोशी की हालत में आ गया तो उसके बाद इसने जो ये महिला थी जिसने हत्या की है, उसने अपने भतीजे को बुला लिया और फिर दोनों ने उसके सिर में चोटें भी मारी और वो कीटनाशक भी ज़बरदस्ती उसको पिलाया। तो इस प्रकार की बातें अभी तक अनुसंधान में आई हैं और इस महिला को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया है और जो ये भतीजा था ये अभी भी पुलिस हिरासत में है। इससे गहराई से पूछताछ की जा रही है और उसको आगे कोर्ट में पेश किया जाएगा।
बढ़ते अगली खबर की ओर। कुरुक्षेत्र के लाडवा थाने में कैंसर पेशेंट के साथ कुकर्म करने के मामले में एसपी कुरुक्षेत्र चंद्रमोहन ने आरोपी पुलिसकर्मी एएसआई संजीव कुमार, एएसआई राजेंद्र कुमार और होमगार्ड सुमित को सस्पेंड कर दिया है। कुरुक्षेत्र एसपी चंद्रमोहन ने ये कहा कि आरोपियों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। इसके साथ ही मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर ली गई है। उन्होंने कहा कि तीनों कर्मचारियों के खिलाफ गंभीर आरोप लगे हैं, इसलिए तीनों को सस्पेंड कर दिया गया है। कुकर्म का आरोप 2 एसआई और 1 होमगार्ड पर लगा था। पीड़ित को कैंसर की बीमारी है और कुरुक्षेत्र के सरकारी अस्पताल में उसका वहां पर इलाज चल रहा है। इमरजेंसी वार्ड में वो दाखिल है। और आपको बता दें कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बोन कैंसर से जूझ रहे एक युवक ने पुलिस कर्मियों पर थाने में कुकर्म और उसके साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप भी लगाया है। जिला कुरुक्षेत्र थाना लाडवा के कुछ पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध आज एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध संगीन आरोप लगे हैं। उस बारे में एक प्रारंभिक जांच भी आज हमारे द्वारा की गई, जिसके अंदर पुलिस कर्मचारियों द्वारा उक्त शिकायतकर्ता द्वारा गाली गलौज करने पर मारपीट का मामला संज्ञान में आया है। और इस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए तीनों पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध अभियोग अंकित कर आगामी अनुसंधान अमल में लाने के लिए एक विशेष एसआईटी का गठन किया गया है, जो डीएसपी लाडवा की देखरेख में आगामी अनुसंधान अमल में लाएगी। और साथ ही मैं इसमें यह सब लोगों को सुनिश्चित करना चाहता हूं कि कानून सभी के लिए बराबर है, चाहे वे पुलिस कर्मचारी हैं, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो आम जनता है। हम सभी कानून के दायरों के अंदर रहकर ही अपना कार्य करते हैं। अनुसंधान में जैसा भी इसके अंदर निकल के आएगा निष्कर्ष, उसी प्रकार की कार्रवाई होगी। साथ ही इन तीनों पुलिस कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड भी किया गया है। सोनीपत की सब्जी मंडी में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई से पनीर और गन्ने के जूस कारोबारियों में हड़कंप का माहौल पैदा हो गया। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मंडी में छापेमारी कर पनीर और गन्ने के जूस के सैंपल लिए। कार्रवाई की भनक लगते ही कई दुकानदार वहां से निकल पड़े। विभाग का ये कहना है कि मिलावटखोरों के खिलाफ आने वाले महीनों में भी यह अभियान लगातार जारी रहेगा। शिकायतों के आधार पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई की और 2 दुकानों से गन्ने के जूस के सैंपल और 1 दुकान से पनीर का सैंपल लिया गया। अधिकारियों की मंडी में पहुंचने की सूचना फैलते ही कई दुकानदारों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि कुछ पनीर विक्रेताओं ने अपनी दुकानें बंद कर दी और मौके से चले गए। तो जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने ये कहा कि पनीर की सामान्य उपयोग अवधि 24 घंटे मानी जाती है। अगर इसे निर्धारित मानकों के अनुसार बर्फ में सुरक्षित रखा जाए तो इसकी अवधि अधिकतम 1 सप्ताह तक हो सकती है। उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार सभी सैंपलों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। करीब 14 दिनों में रिपोर्ट मिलेगी। अगर जांच में किसी भी तरह की मिलावट या गुणवत्ता संबंधी कोई कमी पाई जाती है तो संबंधित दुकानदारों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हमारे पास एक कंप्लेंट दी थी किसान ने कि जो गन्ने का जूस हम लोगों को मिल रहा है उसमें जो गन्ना आ रहा है वो पुराना है और वो गन्ने की क्वालिटी ठीक नहीं है। तो किसान हमारे पास आया था तो हमने कहा कि आप हमारे साथ चलिए, जो गन्ने का जूस जहाँ आपको लगता है कि गन्ने का ठीक नहीं है वो उन्होंने अपने साथ में मिलकर के, वो साथ में तो नहीं गए लेकिन उन्होंने बता दिया कि ये जो गन्ने की दुकानें हैं उनसे हमने गन्ने के जूस के सैंपल भी लिए 4। और एक अतिरिक्त कंप्लेंट मेरे पास सब्जी मंडी की ये थी कि यहाँ पे जो स्तर है पनीर का वो उसका स्तर ठीक नहीं है। तो स्तर ठीक नहीं है, उसके तहत जो है हमने पनीर का सैंपल भी हमने यहाँ से लिया है और वो सैंपल सीज करके सील कर दिया है। आगे कार्रवाई फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट के तहत की जाएगी। कुछ समय पहले भी सैंपलिंग लगातार बिल्कुल हमारे कमिश्नर एफडीए डॉक्टर मनोज कुमार के सख्त और स्वास्थ्य मंत्री आरती राव जी के सख्त दिशा निर्देश है कि आप जो है पनीर, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, दूध से बने पदार्थ के अंदर कोई भी मिलावट अगर की गई तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि लोग जो है ये हमारे हरियाणा के अंदर दूध दही का जो खाना है वही मशहूर है और उसी के साथ अगर खिलवाड़ हो रहा है, उसी में अगर मिलावट हो रही तो ठीक नहीं है। तो पनीर के ऊपर मेन रूप से अगले 2-3 महीने तक हमारी तगड़ी और पकड़ रहेगी। जो भी अगर मिलावटी पनीर बेचता हुआ पकड़ा गया तो उस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए बने रहिए जीटीसी न्यूज के साथ।